गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें आज हम लोग 20 नंबर चैप्टर जिसका नाम है न्यायपालिका। ठीक है, इसके रिविजन करेंगे। थोड़ा सा लंबा है तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय है क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसा है? एकहरी और एकीकृत है, यानी कि सब लोग मिल के करते हो। एकहरी मतलब सिंगल लेयर, यानी कि इसके ऊपर वो डिसीजन नहीं देगा, इसके ऊपर वो डिसीजन, ऐसा नहीं है। सब लोग एक साथ देंगे और एकीकृत होकर देंगे। इसलिए क्या बोला गया, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था क्या है, एकहरी और एकीकृत है। अगर पूछा सर्वोच्च शिखर कौन है, यानी कि मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा हाई कोर्ट कौन हो सकता है, इससे बड़ा कोई नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। इसी को बोला गया सर्वोच्च शिखर भारत का उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, और कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट बोलते हैं इसका स्थापना, गठन और जो अधिकारिता संबंधी कुछ भी है। देखो क्या लिखा हुआ, स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? यानी कि इसको स्थापना कैसे करना है, इसका गठन कैसे होगा, इसकी जो अधिकारिता, जो क्या अधिकार दिया जाएगा, जो शक्ति विनिमय है, कितना शक्ति इसको दिया जाएगा, इस सारे के लिए जो नियम कानून बनाता है, कौन बनाता है? हमारा भारतीय संसद बनाता है। याद रखना है, सारा नियम कौन कौन बनाएगा? भारतीय संसद। भारतीय संसद कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर बनाएगा। इसी कारण क्या बोला गया, ये कि तीनों के लिए मतलब क्या, सारे काम के लिए, यानी कि स्थापना, गठन, अधिकारिता, जो शक्तियों का विनिमय है, सबके लिए कौन जिम्मेवार है? भारतीय संसद जिम्मेवार है। ठीक है, वही सारा डिसाइड करेगा। नेक्स्ट कहते हैं, लिखा हुआ कि गठन संबंधी जो प्रावधान है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, 21 अनुच्छेद में दिया गया। तो अनुच्छेद नंबर 24 में इसके बारे में दिया गया है। गठन संबंधी प्रावधान जो है दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 24, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो अनुच्छेद है कौन है, तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 24, जिसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान गठन के बारे में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मुख्य न्यायाधीश तथा, याद रखना उच्च न्यायालय में क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक होंगे मुख्य न्यायाधीश और 30, अब नहीं, ये चेंज हो गया, देखो 30 नहीं है अब 33 हो गया, ये ध्यान देना आपको, 33 हो गया। जब पहली बार बना था ना उच्च न्यायालय, देखो उसमें क्या था, मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 सदस्य थे, यानी कि 1+7, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 जो और न्यायाधीश थे। जब पहली बार बना था मुख्य न्यायाधीश तो ऐसा था, लेकिन बाद में चेंज करते गए, संशोधन करते 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 अब क्या स्थिति हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। टोटल मिलाकर कितना? 34। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या, इसमें बोल रहा है कि न्यूनतम आयु जो होना चाहिए, अगर उच्चतम न्यायालय के अगर न्यायाधीश बनना तो आपको न्यूनतम आयु का कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप कितना भी छोटा रहें आप बन सकते हैं, लेकिन अधिकतम आयु की सीमा है। मैक्सिमम आयु आपका 65 हो सकता है, लेकिन मिनिमम आयु आपको फिक्स नहीं है, आप कितना भी छोटा रह सकते हैं। ठीक है, ये है आपको मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उम्र सीमा, मैक्सिमम 65 वर्ष। 65 वर्ष से ज़्यादा हुआ तो आप नहीं बन सकते हैं। 65 वर्ष से कम रहे, जितना कम रहे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई, ये 65 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए कि अब 65 वर्ष जैसे ही आपको होगा, ठीक है, आपको क्या अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि आपको रिटायरमेंट देना पड़ेगा। अगर 65 से आपका कम एज है तो आप आराम से रह सकते हैं, जैसे ही 65 आपको एज होगा, उम्र होगा, आपको क्या करना होगा, अवकाश ग्रहण करना, यानी कि रिटायरमेंट लेना होगा आपको, ये बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ कि अब मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाना है तो कैसे हटा देंगे, कब हट सकते हैं, जब वो कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रति सदन में विशेष बहुमत फाइल किया जाए, यानी कि वो कदाचार कर रहे हैं, यानी कि गलत काम कर रहे हैं वो। ठीक है, उनको असमर्थता, यानी कि कोई जो अन्य न्यायाधीश को समर्थ नहीं कर रहा है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि अच्छे नहीं है, 33 और लोग हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, इनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद क्या करेगा, संसद के प्रत्येक सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों, विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। इन लोग क्या करेगा, सिर्फ इन लोग डिसाइड करेगा, इन लोग सिर्फ क्या करेगा, समावेदन पारित करेगा, यानी कि अध्यादेश या कुछ भी जारी करेगा कि इनको हटाया जाए, लेकिन हटाएगा संसद नहीं हटा सकता है, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति ही हटाएगा। इन लोग सिर्फ डिसीजन देगा कि इस आधार पर इनको हटाना चाहिए। ठीक है, संसद डिसाइड करेगा, लेकिन लास्ट में जो आखिरी डिसीजन किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। बिना राष्ट्रपति के नहीं हटाया जा सकता। इन लोग माना कि डिसीजन दे दिया, संसद पूरा डिसीजन दे दिया कि नहीं ये अच्छे नहीं है, और राष्ट्रपति बोल रहा है कि नहीं नहीं हटना चाहिए, जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक ये नहीं हट सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखता है, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ क्या कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना था, अभी फिलहाल में कितना है, ये 2.8 लाख से, याद रखना 2,80,000 होता है। अगर उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनका पेमेंट कितना होता है पर माह, तो 2,80,000, याद रखना 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश हो गए, यानी 33 अन्य न्यायाधीश हैं, उनका जो अभी पेमेंट है मंथली कितना है, 2,50,000, याद रखना। जो मुख्य न्यायाधीश है उनका 2,80,000 है, और जो अन्य न्यायाधीश है उनके लिए कितना है, 2,50,000, ये आपको ध्यान रखना।
यहाँ लिखा हुआ है कि न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसको PIL बोलते हैं, लाया गया था मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी कि लोकहित मुकदमा जो लाया गया था, एक तरह का एक प्रोसेस है, न्यायिक प्रोसेस या न्यायिक पद्धति बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कब लाया गया था, लोकहित मुकदमा कब लगाया था? जब लाया गया था तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये पूछा जाता क्वेश्चन, तो अब याद रखना न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती थे उस समय। लोकहित मुकदमा जब आया था उस समय न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अब मुख्य न्यायाधीश तो बनना है भाई, है कि नहीं? तो बिना योग्यता के तो बन नहीं पाओगे। पहला योग्यता क्या है? क्या भारत के नागरिक हो? भारत से बाहर के कोई आगे थोड़ी बन जाएगा यहाँ, तो याद रखना भारत के नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा है वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। किसी उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जिक्र क्या है? उच्च न्यायालय। वो उच्च न्यायालय में कितना साल रहा हूँ? किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जॉब करा हो, या 2 अलग अलग अधिक 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष रहा हो। 2 या 2 से अधिक, इसके लिए उच्च न्यायालय नहीं कंपलसरी है, लेकिन दो न्यायालय होना चाहिए। कोई भी न्यायालय चलेगा, लोक न्यायालय हो, राज्य न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, कोई न्यायालय में लगातार क्या होना चाहिए? कम से कम 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, एक न्यायालय में नहीं, 2 अलग अलग न्यायालयों में, ठीक है। 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक उन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, तब आराम से क्या बन सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय बन सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक क्या रहे? अधिवक्ता रहे। अधिवक्ता मतलब वकील, एडवोकेट। एडवोकेट जो क्या करता है? केस लड़ता है। जो मुख्य जज होते हैं उसके सामने जो केस लड़ता है उसी को बोलते हैं एडवोकेट या अधिवक्ता बोला जाता है। तो वही बोल रहा है किसी उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट्स में या न्यायालयों में, यानी कोई भी न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, यानी कि वकील रहा हो, तो वो भी क्या बन सकता है? हमारा मुख्य न्यायाधीश बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हो राष्ट्रपति के दृष्टि से में कानून का उच्च कोटि ज्ञाता हो, यानी कि राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति जो है, सामने वाला व्यक्ति, उसके पास पूरा कानून का ज्ञान है, एकदम ज्ञाता है, तो अपने मन से आपको डायरेक्ट बना देंगे वो। कोई ज़रूरी नहीं आपको ना 5 साल 10 साल, कोई मायने नहीं रखता। राष्ट्रपति को अगर लगता है आप में कि आपको कानून बहुत ज़्यादा अच्छा से आता, तो आपको क्या बना दिया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, ठीक है। तो मेन के इनके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा होगा कि अवकाश होने के बाद, यानी कि रिटायरमेंट अगर हो जाता है, जैसे आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, आपका रिटायरमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप बाद में जाके फिर केस लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपको रिटायरमेंट होगा आप कहीं भी वकालत नहीं कीजिएगा, कहीं से कहीं भी नहीं। आप आराम से बैठ के किताब लिखिए, ये कीजिए वो कीजिए, घूमिए फिरिए, फिर से आप वकालत नहीं कर सकते हैं। ये आपको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा आपको कि आप रिटायर हो चुके हैं, अब वकालत नहीं, नेवर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपके, जितने भी उच्चतम न्यायालय के वकील मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं रिटायरमेंट के बाद कहीं भी वकालत नहीं करते हैं, और ना आपने सुना होगा कभी आज तक, ठीक है। नेक्स्ट लिखा शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ दिलाएंगे हमारे कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। तो ये दिला पद एवं गोपनीयता, यानी पद की शपथ तो होगा ही, साथ गोपनीयता की भी होगी। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के बीच में होता है, तो उस गोपनीयता के भी क्या रखा? शपथ दिलाया जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है, ये बोला गया, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश अगर चाहता है कि हम दिल्ली में, जैसे मुख्य हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है कि नहीं? तो सारा बैठक दिल्ली में ही होता है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश का माने कि नहीं हम दिल्ली में बैठक नहीं करना चाहते, दिल्ली से हम बाहर करना चाह रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि राष्ट्रपति से परमिशन लेकर क्या कर सकता है? और दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें शुरू कर सकता है। वो किसी भी राज्य में चला जाए, किसी भी कोर्ट्स में चला जाए, वहाँ वो शुरू कर देगा फिर से मुख्य न्यायाधीश जैसा काम को, ठीक है। तो ये बोला सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। ऐसा 2-3 बार हो चुका, जैसे कि हैदराबाद में बुलाया गया था एक बार श्रीनगर में ऐसा हुआ था। ये कोई ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में ही हर बार करना, मन किया तो बाहर में, ठीक है। तो हैदराबाद श्रीनगर में 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षेत्राधिकार, यानी कि इसके अंडर में क्या क्या आता है, कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास पावर क्या क्या, उसी को बोलते हैं क्षेत्राधिकार। पहला जो अधिकार दिया गया वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो अनुच्छेद नंबर याद रखें, अनुच्छेद नंबर 131 आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद नंबर याद रखें 131 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 131 दिमाग में होना चाहिए। इसमें क्या क्या दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा भारत, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में लड़ाई हो गया, पहला कंडीशन ये हो सकता है कि कोई भारत सरकार और राज्य के बीच में क्या है? लड़ाई चल रहा है, तो जाके क्या करके सर्वोच्च न्यायालय का बीच में आएगा, ठीक है, फैसला सुनाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भारत सरकार और कोई संघ शासित क्षेत्र, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बीच में टक्कर हो गया, तो भी क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय बीच में आएगा।
तीसरा कंडीशन ये होता है कि दो राज्य हैं आपस में लड़ाई कर लिया, दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, तो भी क्या आएगा, उच्चतम न्यायालय के बीच में आके फैसला सुनाएगा। लेकिन कब सुनाएगा, जब क्या हो, कोई तथ्य हो, कोई अच्छा तथ्य हो। ऐसा नहीं कि फालतू को कोई आपस में लड़े जा रहा है बार बार हाई कोर्ट में, ऐसा नहीं होता। कोई ठोस सबूत होना चाहिए, या कोई ठोस तथ्य होना चाहिए कि लगे कि हाँ लड़ाई का ये मैटर हो सकता, इस पर फैसला सुनना चाहिए, तब जाके यहाँ मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय आपके बीच में पड़ेगा, नहीं तो नहीं। नॉर्मल लड़ाई वड़ाई झगड़ा के लिए नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो कोई होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो। समझ में आया, फालतू चीज़ के लिए नहीं, कोई तथ्य और विधि प्रश्न का शामिल होगा तब, मतलब सटीक प्रश्न होना चाहिए कोई भी केस से रिलेटेड, तब जाके यहाँ बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखने थे। भारत सरकार और क्या, संघशासित क्षेत्र। दूसरा कंडीशन क्या था, भारत सरकार और राज्य। तीसरा कंडीशन क्या था, दो राज्य आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये 3 कंडीशन था। ये किस में आएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा, अनुच्छेद नंबर 131। सेकंड पढ़ते हैं, इसका नाम है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय मतलब क्या होता है, अपील कर रहे हैं, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हो, अपीलीय न्यायालय, देखो क्या, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय किसको बोला जाता है, उच्चतम न्यायालय को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, सोचा है आपने कभी? देश का सबसे बड़ा अपीलीय यानी कि सबसे बड़ा रिक्वेस्ट करने वाला का कोई न्यायालय है जहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय हमारा। क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि अगर किसी भी आप हाई कोर्ट में गए हो, या कोई भी किसी भी लोक अदालत में आप गए हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में गए हो, आपको फांसी की सज़ा वहाँ सुना दिया गया, तो वहाँ से आप भाग के सीधे आप आइए यहाँ क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय में आइए, और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। उसके विरुद्ध में जो फैसला सुनाएगा उसके विरुद्ध भी क्या करेगा, आपका केस ले लेगा। तो जो उच्चतम न्यायालय आपका केस ले लेगा, इतना पावर इसके पास, क्योंकि सबसे बड़ा ही है, सर्वोपरि है। तो वही बोला, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। कोई भी निर्णय सुना उसके विरुद्ध में आप जाके यहाँ आपके केस लड़ना शुरू करिए, ठीक है, आपका अपील सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। इसके अंदर 3 प्रकार के प्रकरण आता है, जैसे संवैधानिक हो गया। अपीलीय क्षेत्र में 3 तरह के आता है, जैसे एक आता है संवैधानिक, अनुच्छेद नंबर 132 में दिया गया इसके बारे में। दूसरा आता है दीवानी, अनुच्छेद नंबर 133। और तीसरा आता है फौजदारी, अनुच्छेद नंबर 134। याद रखना, 32 में आएगा संवैधानिक, 33 में आएगा दीवानी, और 34 में आएगा, 134 में क्या आएगा, फौजदारी आएगा। और तीनों को ध्यान से देखिएगा क्या क्या क्या। एक सेकेंड, यहाँ क्या बोला गया, संवैधानिक में क्या बोला गया। संवैधानिक मतलब कोई आपने संविधान को उल्लंघन करा है, संविधान का आपने उल्लंघन करा है, नॉर्मल से समझ लगा तो आपका आप पे केस हो गया, आपने संविधान को उल्लंघन कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण आप पे केस हो गया, तो अब यहाँ आप अपील कर सकते हो। दूसरा आता है दीवानी। दीवानी में होता है किसी भी पब्लिक चीज़ के लिए आपने करा, पब्लिकली कोई आपने गलती करा, उसी को बोलते हैं दीवानी, ठीक है। तो दीवानी के लिए अपीलीय क्षेत्र का अधिकार 133 नंबर अनुच्छेद। फौजदारी में क्या होता है, फौजदारी में होता है बहुत डेंजरस चीज़ है ये, आपका जो हाई कोर्ट है आपको ज़बरदस्ती दे दिया है तब ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे देखो 3 कंडीशन आते हैं, देखो क्या आता है। जैसे हाई कोर्ट क्या कर सकता है, ये जो आपको फौजदारी के अंदर 3 कंडीशन आता है। पहला था अधीनस्थ। अधीनस्थ का मतलब क्या होता है कि कोई हाई कोर्ट क्या कर रहा है, आपको जो नॉर्मल जो आपने क्या बोलते हैं, नॉर्मल आप जिला न्यायालय या कोई भी न्यायालय, नॉर्मल न्यायालय में आपने केस लड़ा, वहाँ से हाई कोर्ट क्या आपको भेज दिया हाई कोर्ट ने खुद अपने पास बुला लिया आपको, जो केस था लोक न्यायालय में था, ठीक है। और लोक न्यायालय से केस आपको हाई कोर्ट ने क्या छीन लिया, हाई कोर्ट ने बुला लिया आपको, क्या आइए यहाँ आइए, चाहे किसी ने हाई कोर्ट में आपको भेज दिया जो आपको जो विपक्ष है, और वहाँ आपको डेथ मिल गया। यहाँ आप फ्री हैं, लोक न्यायालय में आपको फ्री छोड़ा गया, अगर आप नहीं, आप मतलब बेकसूर हैं, लेकिन जैसे ही आपको हाई कोर्ट में गए आपको डेथ दे दिया गया, तो गड़बड़ चीज़ है कि नहीं। तो इसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं फौजदारी। इसमें 3 कंडीशन, पढ़ा तो हो गया नॉर्मल कि आपको नॉर्मल न्यायालय में फ्री करा गया, हाई कोर्ट में आपको डेथ मिलेगा तो जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हाई कोर्ट्स ने क्या करा, आपको नॉर्मल न्यायालय में क्या करा, नॉर्मल न्यायालय के पास आपको भेजा, ऐसा भी तो हो सकता है। हाई कोर्ट ने क्या करा, आपको नॉर्मल न्यायालय के पास, लेकिन नॉर्मल न्यायालय ने आपने को डेथ दे दिया। लो, हाई कोर्ट ने आपको भेजा कि अपना लोक अदालत में जाकर लड़ाई कीजिए, और लोक अदालत ने आपको डेथ सुना दिया, तब क्या करोगे, तो फिर अपील करोगे, फिर आप अपील कर सकते हो, ठीक है। इसी को बोलेंगे, इसी को फौजदारी बोलेंगे। और तीसरा आता है कि हाई कोर्ट ने आपको केस लेने से मना कर दिया, हाई कोर्ट बोला कि नहीं केस आपका नहीं ले सकते हैं, ऐसा बोलता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में चलाइए, मतलब कि उच्चतम न्यायालय में चलाइए, तब आप जा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं फौजदारी, ठीक है। फौजदारी में 3 कंडीशन था, ये तीनों को ध्यान रखना, तो याद रखना है। अपीलीय क्षेत्र का कौन था, संवैधानिक आता है, दीवानी आता है और फौजदारी आता है।
संवैधानिक अनुच्छेद 132, दीवानी अनुच्छेद नंबर 133 और फौजदारी अदा 134। दीवानी मतलब तो कोई आपने पब्लिक चीज़ का गलती करा, आपने पब्लिकली कोई गलती करा तो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या है? हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता या मांग सकता है। कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद नंबर 143 में लिखा गया। अनुच्छेद 143 में क्या बोला गया कि राष्ट्रपति की सलाह ले सकता है किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन अगर कोई सलाह दिया अगर सर्वोच्च न्यायालय, तो ऐसा नहीं है कि जो दिया है उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के मन पे है, हम तुमसे सलाह मांग रहे हैं, दो, हमको अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं मन किया तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। ऐसा तो बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति अपने विवेक पर क्या करेंगे, उसको लेना रहेगा तो लेंगे, नहीं तो अस्वीकार कर देंगे, ठीक है। लेकिन सलाह ले सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 133 में बोला, इसलिए कि क्या बोला है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार इसको बोला गया। फोर्थ में दिया गया है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अगर फैसला सुनाया था, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए फिक्स हो गया, सर्वोच्च न्यायालय चाहेगा तो उस फैसला को दोबारा से आपको बदल सकता है या उस पर सुनवाई या कार्रवाई कर सकता है। ये कहाँ जिक्र किया गया? अनुच्छेद नंबर 137, याद रखिएगा, अनुच्छेद 137 है विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय खुद का जो फैसला सुना है उसको बदल सकता है, अनुच्छेद नंबर 137 के तहत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इसका नाम अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? लिख कर न्यायालय दिया जाएगा। इसमें क्या जो होता है, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद नंबर 129 में है, ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 129 में क्या लिखा है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इस प्रमाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर चीज़ अगर लिख कर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कि ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो आपका बन गया, तो प्रमाण हो गया कि आपका केस लिखा होगा ऐसा हो गया, और उसके विषय में आप कोई भी आप प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं। जो बोल दिया हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, वो करना है तो करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो लिख दिया बस हो गया। कैसे होता है कि लिख दिया और डेथ का बाद पेन तोड़ दिया तो मर्डर, वो सेम टू सेम वही वाली बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिख दिया है तो उसको आपको मानना है तो मानना है, उसके विरुद्ध में आप नहीं जा सकते, ना ही प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपने करा या किसी हाई कोर्ट ने भी ऐसा गलती कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के बात को नहीं माना जो लिखित में आया है, तो उस पर क्या हो जाएगा, मानहानि का केस हो जाएगा, और मानहानि का कारण जेल भी जा सकता है। इतना बड़ा डेंजर है इसे अभिलेख न्यायालय। अभिलेख मतलब होता है लिख कर न्यायालय, सिंपल सी बात, जो लिख दिया वही सर्वोपरि। नेक्स्ट माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय क्या माना जाता है कि मौलिक अधिकार को रक्षक माना जाता है। बिल्कुल है, मौलिक अधिकार का, जैसे कि आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा, कहाँ से पहुँचेगा आप, सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचे। जिक्र का जिक्र अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया। अनुच्छेद नंबर 32 में बोला गया जैसे ही आपका क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप जाके सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकते हो कि सर मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अनुच्छेद नंबर 32 में बोला गया, ठीक है। नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है कौन? उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद नंबर 32 में बोला गया, बस इतना ही रखना। जैसे कि बहुत सारी सुविधाएं दी गई, जैसे कि क्या बोला गया, मौलिक अधिकार को रक्षा के लिए क्या दिया गया, बंदी परीक्षीकरण का सुविधा दिया गया, परमादेश दिया गया, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। इतने सारे ऑप्शन हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, है कि नहीं। तो ये सारे किसके लिए है? आपके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वचन। निर्वचन मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, यानी कि संविधान से रिलेटेड कोई बात अगर है, मामला अगर हाई कोर्ट्स में गया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में गया, बार बार हाई कोर्ट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट याद रखना, सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम है, सुप्रीम मतलब महान, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में आपने गए हैं, ठीक है, और संविधान के निर्वचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीश की संख्या मिनिमम कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मुख्य न्यायाधीश है और फैसला सुना देता है, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर संविधान से रिलेटेड अगर कोई भी बात है, केस है संविधान के निर्वचन से रिलेटेड, तो कम से कम आपके पास वहाँ 5 न्यायाधीश होना चाहिए। 5 न्यायाधीश फैसला करेगा, एक न्यायाधीश के बस की बात नहीं है, बिना 5 न्यायालय के नहीं होगा। 5 न्यायाधीश होना है तो होना। कहाँ जिक्र किया गया? अनुच्छेद नंबर 45 के 3 में बोला गया है। अनुच्छेद 145(3) में बोला गया है कि संविधान के निर्वचन संबंधी मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय तो खत्म हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय तो देश में एक ही है भाई, दिल्ली में, है कि नहीं। लेकिन उच्च न्यायालय जो है हर एक राज्य में होना जरूरी है। वही बोला अनुच्छेद नंबर 214 में ये बात बोला गया है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का होना आवश्यक है, यानी कि होगा। अनुच्छेद नंबर 214 क्या बोलता है कि सारे राज्य में एक हाई कोर्ट होने चाहिए, हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है, ये बोला गया। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते। अनुच्छेद नंबर 231 बोला गया। देखो अनुच्छेद 231 क्या बोल रहा है कि अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र है या कोई ऐसा छोटा मोटा राज्य है, तो 2-3 को जो है, जैसे 2-3 राज्य हो गया, 2-3 संघ राज्य क्षेत्र परिषद है, सबके लिए एक ही न्यायालय हो सकता है।
ये नहीं कि सबका अलग 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 जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। 2-3 राज्य के लिए एक न्यायालय से काम चल जाएगा। काम चल रहा तो हो सकता है, छोटा छोटा मतलब स्टेट है तो उसके लिए थोड़ी बनाएंगे हर बड़ा बड़ा मतलब हर एक राज्य बनाएंगे, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। सबके लिए एक ही न्यायालय बना दो, ये भी सुविधा है। अनुच्छेद नंबर 231 में ये बात बोला गया है। ये किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, अनुच्छेद नंबर 231 याद रखना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो एक ही है। पंजाब हरियाणा हो गया, ध्यान रखिएगा, ये बात याद होना चाहिए। पंजाब हरियाणा के लिए एक है। आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, फिर से आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसके लिए भी क्या है, एक ही हाई कोर्ट्स है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और है दमन एवं दीव, इसके लिए भी क्या है, एक हाई कोर्ट्स है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और क्या है, दमन तथा दीव, इसके लिए क्या है, एक हाई कोर्ट्स है। और है देखो क्या है, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके लिए भी क्या है, एक ही हाई कोर्ट्स है। तो ये क्या है, ग्रुपिंग में है कि नहीं। तो ऐसा जिक्र कहाँ गया, अनुच्छेद नंबर 231 में बोला गया कि 2-3 स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट्स हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार के लिए भी क्या है, एक ही हाई कोर्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्तमान समय पूछा है कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है पूरे भारत में। तो हाई कोर्ट्स में अभी फिलहाल में 25 है, पहले 24 था लेकिन फिलहाल में क्या हो गया, 25 हो गया। नया जो बना है उसका नाम क्या है, उसका नाम मेरे ख्याल से तेलंगाना होना चाहिए, जो हाल फिलहाल में बना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हाई कोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्तमान जो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है, यानी सारे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, दिल्ली में। पूछ सकता है आपका, ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है जो कि हाई कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है, तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली। सर वो मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से सिर्फ एक दिल्ली में ही है क्या है, हाई कोर्ट्स है। लिखा हुआ कि उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। देखो क्या बोला गया, अगर उच्च न्यायालय बनाना है इसमें क्या होना चाहिए, एक मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही और साथ में क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश भी होंगे, है कि नहीं। तब जाकर क्या बनेगा, उच्च न्यायालय बनेगा। और इसका जो नियुक्ति कौन करेगा, हमेशा की तरह राष्ट्रपति ही करेंगे। और ये बात ध्यान रखना है कि हर एक राज्य में ऐसा नहीं कि हर एक हाई कोर्ट्स के लिए सब सेम वकील हो, ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है और अलग अलग होती ही है। भिन्न भिन्न न्यायालयों में क्या होती है, न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 6 है कि नहीं। तो ये बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लोक अदालत। लोक अदालत जो आपको घर का अदालत होगा, अगर आप किसी जिला में होंगे या कहीं भी अपने कस्बा में होंगे या किसी भी अनुमंडल या कुछ भी होंगे, आप तालुका से होंगे, तो वहाँ पे अदालत होगा, एक कोर्ट्स होंगे, उसी को बोलते हैं लोक अदालत, यानी कि लोकल अदालत मान लो। लोक अदालत मतलब लोकल अदालत, सिंपल सी बात। तो लोक अदालत की जो सुविधा है कब दिया गया, किस विधेयक के द्वारा लाया गया, किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लाया गया लोक अदालत वाली सुविधा लाया गया। पहले ऐसा नहीं था, 1987 में लाया गया लोक अदालत की सुविधा। संशोधन हुआ 2002 में, इसका संशोधन भी हुआ। ठीक है, लोक अदालत में ये सुविधा है कि अगर यह निर्णय अंतिम होता है, अगर लोक अदालत ने कोई फैसला अगर सुना दिया आपको, तो ऐसा नहीं कि आप हंगामा करना शुरू कर दो। वही बोला है, यह निर्णय अंतिम होते हैं और लोक अदालत द्वारा किए दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। अगर कोई फैसला सुना दिया है आपका, तो ये नहीं कि जाकर फिर से आप वहाँ अपील करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। सुना दिया तो फैसला हो गया, कहानी खत्म। लोक अदालत की खासियत आपको बताते हैं, क्या खासियत है यहाँ पे। यहाँ पर लोक अदालत की खासियत ये है कि यहाँ कभी भी होता है ना कि जेल जाने या फोर्स नहीं किया जाता किसी को जेल भेजना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। लोक अदालत में अगर 2 पार्टी के बीच में लड़ाई है तो हमेशा सुलझाने की कोशिश की जाती है कि आपस में किसी तरह से सुलझ जाए, या तो कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाए किसी भी तरह से, या कोर्ट के अंदर आराम से उसको सुलझा दिया जाए। सबसे मैक्सिमम प्रयास जो किया जाता है दोनों को लड़ाने का नहीं, दोनों को साथ में लाने का कोशिश किया जाता है। ये है लोक अदालत की सबसे बड़ा खासियत जो आपको ध्यान रखना है। लगभग सभी जिला में लोक अदालत की सुविधा है। एक और यहाँ पर लेकर लोक अदालत 5 लाख तक के दावे का विचार कर सकती है। सभी जिलों में शायद लोक अदालत साबित किया, लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। मतलब ये याद नहीं रखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल यही रखना कि लोक अदालत क्या है, आपका लोकल अदालत है जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लाया गया, संशोधन हुआ 2002 में। और लोक अदालत का जो निर्णय होगा उसके आप चैलेंज नहीं कर सकते, जो आपको फैसला हो गया आपको मानना ही पड़ेगा, आप जाके दंगा फसाद कुछ नहीं कर सकते। लोक अदालत आपसे चाहेगा कि हमेशा आप क्या करें, आपस में क्या रखें, आप आपस में लोग क्या करें, समझौता कर लें, ये चाहेगा हमेशा लोक अदालत। नेक्स्ट पढ़ते हैं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। जैसे हाई कोर्ट से तो उसके लिए योग्यता तो होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में था उस तरह से यहाँ भी होगा। जैसे देखिए, आप पहला कंडीशन ये है कि भारत के नागरिक हो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। तो भारत के नागरिक, दूसरा है कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण रह चुका हो, अथवा उच्च न्यायालय में एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या वो लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर आप रहे हों, जहाँ पे आप फैसला सुनाए हों, किसी को ये करा हो,
तो ये बोला कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहा हूँ। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि उच्च न्यायालय में या किसी एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। अधिवक्ता मतलब वकील रहे हों, आपने केस लड़ा हो 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में, तो आपको बना दिया जाएगा इसका क्या, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपको बना दिया जाएगा। कंडीशन याद रखना 10 वर्ष, मिनिमम 10 वर्ष क्या रहे हो, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रहे हो आप, वकील रहे हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को उच्च राज्य, हाँ अब इसका शपथ कौन दिलाएगा। जैसे कि आपने उच्चतम न्यायालय के तो मुख्य न्यायाधीश पढ़ा था कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, लेकिन इसका शपथ कौन दिलाएगा, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो एक राज्य का ही न्यायालय है, तो सोच लो राज्य में हेड कौन होता है, जस्ट लाइक राष्ट्रपति, तो कौन होता है, राज्यपाल होता है कि नहीं। तो ये जो हर एक राज्य के राज्यपाल हैं अपने अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या करें, शपथ दिलाएंगे। याद रखना, जिस राज्य का जो क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय होगा, वहीं के जो हमारे क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, उनको शपथ दिलाएंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो उम्र सीमा यहाँ कुछ घट गया है। सर्वोच्च न्यायालय में क्या था, 65 साल था, लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय में क्या है, मात्र 62 साल। 62 साल में आपको रिटायरमेंट हो जाएगा, 62 साल में आप गए। सिंपल सी बात है। मिनिमम यहाँ भी फिक्स नहीं है कि मिनिमम कितना रहना चाहिए, नहीं, लेकिन मैक्सिमम 62, ठीक है। लिखा हो, राष्ट्रपति को समझकर कभी भी त्यागपत्र दे सकता। देखो ये त्यागपत्र अगर देना चाहते हैं, अगर रिजाइन आप मानना चाहते हैं कि हम नहीं बन रहना चाहते हैं, तो आप त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को नहीं देंगे। ये आप कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि राज्यपाल ने शपथ दिलाया तो राज्यपाल को नहीं देंगे त्यागपत्र, ऐसा नहीं है। त्यागपत्र आपको देना होगा सीधे सीधे राष्ट्रपति को देना होगा, राष्ट्रपति को संबोधित करना होगा। आप लिख के राष्ट्रपति के नाम पे आप भेजोगे, तो हमेशा याद रखना राष्ट्रपति को हम क्या करेंगे, संबोधित करके त्यागपत्र देंगे, ना कि राज्यपाल। राष्ट्रपति ऑलरेडी, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, दोनों में राष्ट्रपति को देना है हमको सब त्यागपत्र, ठीक है। उच्च न्यायालय में क्या लिखा हुआ है, उसी प्रकार से अपशब्द किया जाता है। अपशब्द मतलब समझ रहे हो, हटाया जाता है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय में, जैसे उच्चतम न्यायालय में कैसे था कि वो किसी गलती करा था, क्या संसद मिलकर क्या आपको हटा रहा था, सेम टू सेम हाँ वो वही होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अगर कोई गलती करते हैं उनको सेम टू सेम उसी तरह से हटाया जाएगा, जैसे कि उच्चतम न्यायालय में हटाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है, क्या बोल रहा है देखिएगा। बोला उच्च न्यायालय अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उच्च न्यायालय के वकालत नहीं कर सकता, किंतु वो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्च न्यायालय को क्या था, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उच्च न्यायालय में अगर आपने अस्थायी न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, माना कि आप किसी राज्य में रहे हो, ठीक है, एक राज्य में तो एक ही उच्च न्यायालय होगा कि नहीं, है कि नहीं। तो आप किसी राज्य के उच्च न्यायालय में आपने किसी अस्थायी न्यायाधीश के रूप में आपने काम करा, ठीक है, तो आप वहाँ वकालत नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, सोच के देखो। अगर वहाँ वकालत करें तो आपको तो ऑलरेडी वहाँ चलती है, आपके पहचान के लोग रहेंगे, हैं कि नहीं, तो आप कुछ भी करवा सकते हो, है कि नहीं। तो इसी कारण से ऐसा सुविधा दिया गया है कि आप वहाँ नहीं कर सकते। उस जिस न्यायालय में आपने काम करा है अस्थायी न्यायाधीश के रूप में, वहाँ आप वकालत कभी नहीं करोगे, ठीक है। वकालत आपको करना तो दूसरे में जाना होगा, वहाँ आप न्यायाधीश के रूप में रखो, काम चलेगा, लेकिन वकालत वकील नहीं बनना है आपको वहाँ जाके। माना कि अब रिटायरमेंट हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो आप वहाँ वकील बनना चाह रहे हो, तो वकील आप वकालत बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वकील अगर वकालत करना है तो किसी दूसरे उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में आप जाके वकालत कर सकते हैं, आपको ये सुविधा दिया गया, ठीक है। लेकिन जहाँ आप काम कर चुके हैं वहाँ वकालत नहीं करेंगे, ये है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये वेतन वाली जो बात है अभी चेंज हो गया, तो आप ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना सर्च करके आप देख लीजिएगा कितना कितना वेतन है। आपके लिए हम शॉर्ट्स वीडियो डाल देंगे, नहीं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये सब का वेतन कितना है, हम शॉर्ट्स वीडियो डाल देंगे, ठीक है। आगे वाला पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। देखो, नियुक्ति करना हो या क्या करना हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो तो कौन इसके लिए है, आएगा, राष्ट्रपति आएगा। त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाएगा, तो राष्ट्रपति बढ़ाएगा। सब पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन सिर्फ शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाता है, बस, और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, वो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय के लिए किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर। देखो ये बड़ा अच्छा है। उसमें क्या था, देखो जैसे उच्चतम न्यायालय में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिटायर होने के बाद आप नहीं बन सकते हैं, वकालत नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, रिटायर होंगे तो कहानी खत्म हो गया आपका। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। उच्च न्यायालय से अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो राष्ट्रपति अगर आपको चाहता है कि फिर से आपको न्यायाधीश बना दिया जाए तो बना सकता है, इतना पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। इसमें सुविधा है आपको। अगर उच्च न्यायालय से आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, आपका रिटायरमेंट हो चुका है, तो राष्ट्रपति आपको बुलाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि अगर फिर से आप न्यायाधीश बनिए तो आप बन सकते हैं, ऐसा सुविधा। कितना अच्छा है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय में भी अभिलेख न्यायालय की सुविधा की गई, जैसे वहाँ भी था,
अभिलेख मतलब वही है, लिखा हुआ है, उसी के आधार पर हमको क्या करना है, फैसला सुनाना है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, इसके निर्णय क्या लिखा हुआ, आधिकारिक माने जाते हैं तथा इसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। ये जिक्र कहाँ है, अभिलेख न्यायालय के बारे में कहाँ जिक्र है, याद रखना। उच्च न्यायालय क्या होता है, एक अभिलेख न्यायालय होता है, यानी कि एक लिखित न्यायालय, लिख कर फैसला सुनाता है। तो कहाँ दिया गया, अनुच्छेद नंबर 215 में दिया गया। जिक्र कहाँ, अनुच्छेद नंबर 215, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय होता है, इस उसके निर्णय माने जाते हैं तथा उसके आधार पर न्यायालय अपना क्या निर्णय देते हैं, अनुच्छेद नंबर 215। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की संख्या का स्थानांतरण या दूसरे स्थान कर सकता है। देखो, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, समझ रहे हो, ये राज्य की नहीं है, ये भारत की। भारत का मतलब समझ रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उसकी यहाँ बात हो रही है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो चाहें तो परामर्श करके, राष्ट्रपति से परामर्श करके क्या कर सकते हो, जो न्यायाधीश को स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, इतना पावर है इनके पास। लेकिन सलाह लेना होगा वो राष्ट्रपति के साथ, बिना राष्ट्रपति के परमिशन के या सलाह के नहीं कर सकता है ऐसा। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो परामर्श कर राष्ट्रपति, एक सेकंड, राष्ट्रपति ऐसा करें, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को स्थानांतरण कर सकते हैं। हो सॉरी, ये ध्यान देना, सारा पावर तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति के पास थोड़ी ऐसा नॉलेज है किसी भी क्या बोलते हैं न्यायालय का, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे वो, परामर्श किससे लेंगे, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। किसके मुख्य न्यायाधीश से, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे कि हम हटाना चाह रहे हैं, इसको वहाँ भेजना चाह रहे हैं, जो क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसको स्थानांतरण करना चाह रहे हैं। तो किससे निर्णय लेंगे, परामर्श किससे लेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी था, परामर्श का अधिकार जो था सर्वोच्च न्यायालय के पास था कि नहीं, तो वही वाली बात है यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, यानी कि इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या अधिकार है हमारा उच्च न्यायालय के, जैसे वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का था। अब पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के क्या क्या अधिकार है। पहला अधिकार तो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें क्या क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक हो गया, विवाह हो गया, कंपनी कानून हो गया, कुछ राजस्व संबंधी यानी कि टैक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ है, राजस्व संबंधी जो प्रकरण होगा, साथ में नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन अनुच्छेद 216 के लिए, साथ में जो 226 में जो दिया गया है, जैसे कि बंदी परीक्षाकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इस सेम टू सेम उसी तरह से करने वाला, ये बहुत सारे दिया हुआ है, तलाक, विवाह, ये सारे जो फैसले सुनाए जाएंगे, ये सारे किस में आएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आएगा। और अनुच्छेद नंबर 226 में जो सुविधा दिया था, क्या जी का, बंदी परीक्षाकरण का, परमादेश का, निषेध का, उत्प्रेषण का, ये सारे सुविधा भी देगा हमारा उच्च न्यायालय। अनुच्छेद नंबर 226 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ क्या, अनुच्छेद नंबर 226 में ही है, बंदी परीक्षाकरण, जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ये बंदी परीक्षाकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। तो वही अनुच्छेद नंबर 226 में यही सब जिक्र है, बंदी परीक्षाकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, ये अधिकार परीक्षा लेख, ये सारे किस लिए होते हैं, ये सारे होते हैं लोगों के मौलिक कर्तव्य को बचाने के लिए लाया जाता है। ठीक है, उसी का जो जिक्र है कि हाँ अनुच्छेद नंबर 226 में दिया गया ये सारी चीज़ों का। ठीक है, तो 26 रिलेटेड कोई भी फैसला होगा वो सुना सकता है हमारा उच्च न्यायालय, आपको हेल्प करेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपीलीय क्षेत्र, यहाँ भी अपील करना होगा आपको। जैसे अपीलीय में क्या आएगा, पहला आएगा फौजदारी मामले, फौजदारी में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कौन कौन से फौजदारी हो सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को साथ मर्डर का डेथ सुना दिया गया, माना कि वो लोकल न्यायालय में उसको डेथ सुना दिया गया कि आपको मृत्यु की सजा दे दिया गया, तो वहाँ ऐसा थोड़ी है कि वो मर जाएगा जाकर सीधा सीधा, ऐसा तो नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, उच्च न्यायालय में आएगा वो, तो वही है फौजदारी मामले के लिए यहाँ पे आगे अपील कर सकता है कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगर सत्र न्यायाधीश ने क्या लिखा, मृत्यु दिया तो उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध अपील हो सकती है, वही बोला गया अपीलीय क्षेत्राधिकार में। दूसरा वाला दीवानी मामले, यानी कि पर्सनल मामले जो हो जाएंगे, दीवानी मामले तो पर्सनल मामले, इसमें जो है 5 लाख रुपया उससे अधिक संपत्ति के संबंध हो तो देखो ये भी थोड़ा सा रुतबा की बात है। अब उच्च न्यायालय में आप जाओगे 10-20 रुपये के पैसे के लिए केस लड़ने की, 10-20 रुपया वो खा गया सर, तो उससे थोड़ी मजा आता है। जब मामला जब तक 5 या 10 लाख रुपये का नहीं हो, 5 लाख से ऊपर क्या होना चाहिए, 5 लाख रुपया उससे अधिक संपत्ति से अगर संबंधित हो तब आप जाके यहाँ पे लड़ सकते हो। कम है तो नहीं, आपका जिला न्यायालय में ही लड़ना पड़ेगा आपको, जो भी आपका लोक न्यायालय उसी में लड़िए। जैसे 5 लाख से ज़्यादा पैसे की बात अगर आती है तो आप जाके दीवानी के मामले यानी कि पर्सनल मामले में आप क्या कर सकते हो, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। ठीक है, उससे कम पे अपील नहीं करना है। तीसरा लिखा हुआ कि उच्च न्यायालय पेटेंट, यानी कि आपको कोई पेटेंट कराया, आपने जैसे कोई चीज़ बनाया तो आपने पेटेंट तो कराया होगा, आपको माना कि किसी ने कॉपी कर लिया तो आपको तो भाई नुकसान हो जाएगा। तो वही है पेटेंट संबंधी, डिजाइन संबंधी, उत्तराधिकार संबंधी, उत्तराधिकार समझ रहे हो कि मरने के बाद कौन उत्तराधिकार बनेगा, हमारे घर का वारिस, दिस दैट जो भी है, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, संरक्षणा आदि मामले के जो अपील कौन सुनेगा, हमारा उच्च न्यायालय सुनेगा। यानी कि जो भी है हड़पने वड़पने से पैसा से रिलेटेड जो बात है
वो सारा क्या होगा, कौन सुनेगा हमारा, उसके लिए अपील कहाँ कर सकेंगे, उच्च न्यायालय में करेंगे। ये सारे क्या हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं उच्च न्यायालय के मुकदमों का हस्तांतरण। यहाँ देखो उच्च न्यायालय के पास पावर है कि वो मुकदमा को हस्तांतरित कर सकता है। जैसे आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि जो जिला न्यायालय या जो लोक न्यायालय है वो ठीक से फैसला नहीं सुना रहा, उसके बस की बात नहीं, उससे अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, वो जो लोक न्यायालय उसको ऑर्डर देगा उच्च न्यायालय कि नहीं वो केस मेरे पास भेजो, तो वो न्यायालय यहाँ भेजेगा और फिर यहाँ फैसला सुनाया जाएगा। समझ में आया, इतना पावर है। तो वही बोला है, उच्च न्यायालय मुकदमों का हस्तांतरण कर लिया, यानी कि दूसरे जिला लोक न्यायालय से अपने पास बुला लिया, फैसला सुना दिया। एक कंडीशन और हो सकता है कि माना कि किसी को दिक्कत हो रहा है, लोकल न्यायालय को दिक्कत हो रहा है तो भेज दिया, हो सकता है कि उच्च न्यायालय के साथ देख लीजिए सर, थोड़ा हेल्प कर दीजिए सर, ये हो सकता है कंडीशन। या उच्च न्यायालय को ही लगे कि नहीं उससे नहीं हो पा रहा है तो लाओ हम उसको हेल्प कर देते हैं, तो फैसला सुना दिया, फिर वापस को क्या करे, हेल्प करके जवाब देके फिर से उसको कहाँ भेज देगा, लोक न्यायालय में ही भेज देगा और लोक न्यायालय फैसला सुनाएगा। यानी कुल मिलाकर लोक न्यायालय को हेल्प करा जाएगा इसमें, ठीक है, दूसरे कंडीशन में। तो ये सब कहा है उच्च न्यायालय के मुकदमों का क्या हस्तांतरण है, अपने पास वापस लाया फिर भेज दिया वापस, है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रशासनिक अधिकार। प्रशासनिक अधिकार भी हैं, देखो क्या क्या प्रशासनिक, जैसे भी किसी भी अदालत में आपने देखा होगा, आपने आजकल वैकेंसी वगैरह निकलता आपने ध्यान दिया होगा कि हाई कोर्ट्स अपनी तरफ से वैकेंसी निकालती है, क्लर्क के लिए, प्यून के लिए, जो भी है। क्यों निकालती है, क्योंकि उसके पास पावर है ये प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि वहाँ का जो भी लोग काम करेंगे कोर्ट के अंदर उसका नियुक्ति कौन करेगा, केवल और केवल उच्च न्यायालय ही करेगा। उच्च न्यायालय के बाहर के लोग नहीं, यानी कि राज्य सरकार आगे वहाँ पर नियुक्ति करना शुरू करेगा, ऐसा नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय अपने मन से करेगा नियुक्ति, वहाँ के जो गार्ड होंगे, वहाँ के जो लोग होगा, वो जो क्लर्क है, चपरासी है, जो हर का नियुक्ति कौन करेगा, हमारा कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। इसी कारण इसको बोला गया प्रशासनिक अधिकार, इसको दिया गया, ये बोला गया। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये कभी ना माना जाए कि राज्य की अपील ही सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये बोला गया उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। यानी कि अपने अपील करना चाह रहे हैं कोई पॉइंट को लेकर, मुद्दा को लेकर, तो ये नहीं मान लीजिए कि जो हमारे राज्य का न्यायालय वही सबसे बड़ा न्यायालय है अपील के लिए, ये कभी नहीं है। चाहे वो राज्य के ही मामले क्यों ना हो। राज सूची आपने पढ़ा होगा, इससे पहले आपको पढ़ा है राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, पढ़ा है ना आपको। माने कि वो मामला ऐसा है कि जो सिर्फ राज्य से रिलेटेड है, राज सूची के अंदर आता है, इसमें सेंट्रल तो कोई इंटरफेयर तो नहीं कर सकता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज सूची है तो सिर्फ राज का ही आपको हाई कोर्ट सुनाएगा आपको फैसला, नहीं, आपको सीधे आपको पहुंच जाना कहाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना। राज्य के भी मामले होंगे तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा से उच्च न्यायालय जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो हमेशा से नंबर 1 रहा है, ठीक है, अपील के लिए। तो इसलिए आपको ये नहीं मान के चलना है कि जो हमारा राज्य का जो न्यायालय वही सबसे बड़ा है, वही हमारा लास्ट डिसीजन होगा, वहाँ के बाद हम कहीं नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना। वही बोला गया उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज सूची से संबंधित विषय में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है, समझे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ, देखो ना, नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है, इसमें आप सिर्फ ये दिया हुआ कौन कौन से हाई कोर्ट्स हैं आपको याद रखना होगा। पहला जो हाई कोर्ट्स आते हैं, देखो ये सारे हाई कोर्ट्स हैं, कब कब गठन हुआ है। देखो नया वाला जो हाई कोर्ट से याद रखना तेलंगाना है, जो एक तेलंगाना में बना 1 जनवरी 2019 को बनाया गया था। 25वां हाई कोर्ट अगर पूछेगा आपको तो ये बातें याद रखनी कि तेलंगाना है सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स, 1 जनवरी 2019 को बनाया गया था। बाकी हाई कोर्ट से हम नाम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने अपने राज्य का कम से कम याद रखिए। अपने पड़ोसी, देखो ये ही आपको ट्रिक रखना है, अपना राज्य का नाम याद रखना, मतलब अपने राज्य का जो न्यायालय है उसका नाम रखो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हो न्यायालय के नाम या कुछ भी पढ़ रहे हो तो पहले तो अपना राज्य के बारे में जान लो, और जितने आपके राज्य के चारों पड़ोसी राज्य हैं उस सब के बारे में जान लो, और एक दिल्ली के बारे में जान लो, बस इतना याद रखो कम से कम, पूरा नहीं याद कर सकते तो जिसका जिसका अपना अपना राज्य आ जाएगा, अपना ध्यान से देखिएगा। पहला आता है कोलकाता। कोलकाता जो है ये पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ हम नाम पढ़ दे रहा हूँ, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, कौन कौन से आएंगे इसमें। कोलकाता में आता है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों के लिए कोलकाता हाई कोर्ट है, ठीक है। बम्बई में कौन कौन से आते हैं, देखो बम्बई में कौन कौन से आते हैं, महाराष्ट्र का भी कोर्ट्स कौन है, बम्बई वाला ही है। गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीप, सबके लिए कौन होगा, बम्बई। मद्रास हाईकोर्ट किसके लिए है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए। मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट है उत्तर प्रदेश के लिए। कर्नाटका हाईकोर्ट है कर्नाटका के लिए। पटना हाईकोर्ट किसके लिए, बिहार के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखो इसका नाम अब थोड़ा सा चेंज होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट्स, ठीक है। लद्दाख का भी टूटा हाल फिलहाल में, है कि नहीं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए कौन होगा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट होगा। उड़ीसा हाईकोर्ट है उड़ीसा के लिए। गुवाहाटी जो हाईकोर्ट्स है, देखो गुवाहाटी किस किसके लिए है, आसाम के लिए है, नागालैंड के लिए है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए है। आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट।
राजस्थान है सिर्फ राजस्थान के लिए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए। देखो यहाँ पे देखो तेलंगाना को अलग कर दिया गया, ये इसको अलग कर दिया गया, जैसे ये इसमें नहीं याद रखना है, अब तेलंगाना को अलग रखना है। तेलंगाना 25वां बन चुका है ऑलरेडी, अलग हो चुका है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश के लिए सिर्फ आंध्र प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए कौन सा है? मध्य प्रदेश। केरला हाई कोर्ट के लिए केरला और लक्षद्वीप दोनों के लिए। केरला हाई कोर्ट किस लिए है? केरला के लिए भी है और लक्षद्वीप के लिए भी है। गुजरात हाई कोर्ट जो है गुजरात के लिए सिर्फ है। दिल्ली हाई कोर्ट सिर्फ दिल्ली के लिए है। हाँ देखो दिल्ली वाला क्या है, मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका खुद का हाई कोर्ट है, बाकी सबका देखो सब में कॉमन ही होगा, और वहाँ नहीं होगा, केंद्र शासित प्रदेश में कोई कहीं नहीं होगा, सिर्फ दिल्ली में, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के लिए कहाँ है? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का नाम क्या है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट नाम है इसका। इसके लिए कौन कौन है? पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों के लिए एक ही जगह है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का फैसला कहाँ होगा? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश का है। सिक्किम हाईकोर्ट सिक्किम का है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का है। उत्तराखंड उत्तराखंड के लिए। झारखंड झारखंड के लिए। मेघालय मेघालय के लिए। मणिपुर मणिपुर और त्रिपुरा त्रिपुरा के लिए, ठीक है। ये सारे होंगे। एक पॉइंट लिखा हुआ जो आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया जो केरल उच्च न्यायालय ने 97 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया। बंद मतलब समझे क्या? बंद मतलब क्या समझे? बंद मतलब हड़ताल, जिसमें होता है ना भारत बंद, बिहार बंद, छत्तीसगढ़ बंद, जो अपना राज्य जो मन किया बंद कर रहा है अपने अपने, है कि नहीं। तो वही बोला केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में ये बोला था कि जो भी बंदी हो रहा है, जो हड़ताल हो रहा है, ये इलीगल है, इसको नहीं माना जाए। असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि नहीं, असंवैधानिक तरीका नहीं है, जिसको मना रहा है हड़ताल कर दे रहा है, इसलिए ये असंवैधानिक है। केरल ने ऐसा फैसला घोषणा किया था 1997 में घोषणा किया था, और एकमात्र ऐसा हाईकोर्ट है ये। समझ में आया? ये बात आपको ध्यान रखना। बाकी आपको हाईकोर्ट्स के नाम रखने हैं। या तो ये हमारा था आज का न्यायपालिका, जो कंप्लीट कर चुका हूँ। ये जो बचा है आपको क्या, पेमेंट्स वाली जो बात बची है, आपको शॉर्ट्स में हम डाल देंगे, या आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा कितना किसका पेमेंट्स है, हम फिर भी डाल देंगे आपको शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का न्यायपालिका जो कि फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।